यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना होता है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं लारी वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जी हाँ, क्लास 11th में जो बच्चे आए हैं, जो क्लास 10th क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए हिंदी सिलेबस ओवरव्यू। क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कितनी बुक्स रहेंगी, कितनी किताबें रहेंगी। क्या दो बुक्स रहेंगी। अब दो बुक्स रहेंगी तो हम कैसे पढ़ेंगे? क्या कहानियां पढ़ेंगे? हम बोर तो नहीं हो जाएंगे? ना जी ना, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी हंसते हंसते, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो जानने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिए कि हमारी जो बुक्स हैं, सबसे पहली जो मुख्य पुस्तिका है वो है अंतरा भाग 1। भाग 1 इसलिए क्योंकि जब आप 12वीं में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, तो अंतरा भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन पुस्तक है अंतरा भाग 1 और पूरक पुस्तिका या सप्लीमेंट्री रीडर है अंतराल। अंतर क्या है इनमें? एक है अंतरा और दूसरी है अंतराल। देखिए, अंतरा और अंतराल, सिर्फ ला का अंतर है। ये हमारी मुख्य पुस्तिका और ये है हमारी पूरक पुस्तिका। अब मुख्य पुस्तिका है तो उसमें कुछ विशेषता होगी, क्योंकि हर किसी को मुख्य तो बनाया नहीं जाता। क्या है इसकी विशेषता? कितने सारे पाठ हैं। क्या कविताएं भी होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब तक कविताएं नहीं होंगी तो रस कैसे आएगा, आनंद कैसे होगा, कैसे हमारे मन को प्रफुल्लता होगी। तो ये सारी आप देखिए कौन कौन से पाठ हैं। तो सबसे पहले हम जाने गद्य खंड में कौन कौन से पाठों को शामिल किया है अंतरा भाग 1 में, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहला जो पाठ है वो है ईदगाह। बिल्कुल 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 सही समझे हो, सही जाने हो, क्योंकि ईदगाह जो पाठ है वो लिखा है प्रेमचंद जी ने, और प्रेमचंद जी को तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है, और प्रेमचंद जी तो युग प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। ईदगाह में क्या दिया है, क्या बताइए? चिमटा, हामिद, दादी। हाँ, बहुत सही। तो ये हम पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है दोपहर का भोजन। किसने लिखा है? अमरकांत जी ने। तो दोपहर का भोजन में क्या दिया होगा कि क्या क्या बनाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं? हाँ भाई, सस्पेंस है, बताऊंगी। तीसरा है हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित टॉर्च बेचने वाले। हरिशंकर परसाई जी का नाम सुना है? हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार, और रचना, जो व्यंग रचना होती है वो आसान नहीं होती है। कटाक्ष, व्यंग, टोंटिंग कि कुछ कहकर भी चले जाओ और सामने वाले को पता भी ना चले। जो तीक्ष्ण बुद्धि होगी, जो सोचने समझने की कला में माहिर होंगे, वही व्यंग का अर्थ समझ सकते हैं। तो ये जो पाठ है टॉर्च बेचने वाले, क्या ये भी व्यंग है? जानेंगे। उसके बाद हम चलेंगे गूंगे। किसकी रचना है? रांगे राघव जी की। गूंगे में क्या बताया है उन्होंने? अब जब पाठ का नाम ही गूंगा है, तो क्या किसी गूंगे व्यक्ति की कहानी बताई होगी जो बोल नहीं सकता या जिसकी वाक शक्ति नहीं है? क्या होगा इसमें, बताइए। पाठ का शीर्षक देखकर आपको क्या लगता है कि रांगे राघव जी ने क्या किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा की होगी जिसको वाक शक्ति नहीं है या जिसमें वाक कौशल नहीं है? सोचिए, बताना फिर। उसके बाद हम चलेंगे ज्योतिबा फूले, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, समाज सुधारक, है ना। सुधा अरोड़ा जी की ये रचना है, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए और इतिहास में ज्योतिबा फूले का नाम क्यों अमर है। फिर हम चलेंगे खाना बदोश, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। क्या आपको पता है खाना बदोश का मतलब क्या होता है? खाना बदोश अंग्रेजी में रेफ्यूजी जिनको कहते हैं, जो खाने की तलाश में यहां वहां भटकते फिरते हैं, ठीक है। जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, आज यहां तो कल वहां, आज यहां डेरा तो कल वहां डाल दिया, ठीक है। ये सब जानेंगे। उसके बाद हम चलेंगे उसकी मां, पांडे बेचन शर्मा और उग्र इनका उपनाम है, इन्होंने दिया है। और उसकी मां, अब मां पर आधारित पाठ है तो इमोशंस तो होंगे ही, भावनाएं तो होंगी ही, क्योंकि हम सब, जब मां शब्द आता है ना, तो अपने आप में हम बचपन में चले जाते हैं। बिल्कुल। आप सबसे एक और बात कहना चाहूंगी कि अपने बचपने को कभी खोने मत देना,
क्योंकि व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता है, उम्र से बूढ़ा नहीं होता है। जिस दिन दिल से बचपना चला गया ना, समझ लो तभी बूढ़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर बड़े होने का शौक लगता है, छोटे से हैं लेकिन नहीं, हमें बड़े की तरह चलना है, बड़े भैया जैसे, बड़ी दीदी जैसे चलती हैं, हमें भी वैसे ही चलना है। अरे मेरे बच्चों ये जो बचपना है, बिल्कुल आप लोगों से भी मैं कहती हूँ कि आप 11th में हैं, ठीक है। स्कूल जो एज रहती है हमारी, स्कूल डेज जो रहते हैं, वो हम लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाते हैं। मैं अपने हॉस्टल के दिनों को याद करके आज भी इतनी मतलब प्रफुल्लित होती हूँ कि क्या तो दिन थे यार। 6वीं से लेकर 12वीं तक हॉस्टल में रहे, 5 बजे कड़ाके की ठंड हो, बारिश हो, फिर भी जाना है, हाउस वार्डन उठा देती थी, दौड़ने जाना है, पीटी करना है, एक्सरसाइज करना है। वो दिन आज याद करके मन को इतनी खुशी होती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन दिनों को अच्छे से एंजॉय करो, बड़े तो होना ही है, तो आज के जो दिन हैं उनको अच्छे से जी लो। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर हमें सुझाव दिए हैं, किस तरह से उनकी अमूल्य बातों को हमें पालन करना चाहिए वो भी बताया है। फिर हम चलेंगे अपनी अंतरा भाग के काव्य खंड की ओर। और काव्य खंड या कविताएं, दोहे, छप्पे, सोरठे, ये सब चौपाइयां, ये सब सुनकर ही मन को बड़ा सुकून मिलता है कि अब आएगा मजा। यस, अब शायद लाली मैम गाकर पढ़ाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गाकर ही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला है हमारे संत कबीरदास जी की रचना, अरे इन दोन राह न पाई, बालम आवो हमारे गेहरे। ये है कबीरदास जी की रचना। अब कबीरदास जी के दोहे तो आप सबने पढ़े होंगे, लेकिन क्या इस तरह की रचना पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी होगी। इसमें बड़े मतलब बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं, बहुत गहराई के साथ इन्होंने कबीरदास जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है, उनको पढ़ेंगे हम। फिर हम चलेंगे सूरदास जी की रचना की तरफ। सूरदास जिनको श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ठीक है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, उन्होंने किसी एक ईश्वर को मूर्ति रूप में नहीं पूजा है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप या आकार नहीं होता, लेकिन वही सूरदास जी श्री कृष्ण को अपना ईश्वर परमात्मा सब कुछ मानते थे और उनके बाल्य रूप का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो ये सगुण भक्ति धारा, ये निर्गुण भक्ति धारा। क्या लिखा है? खेलन में को काको गुसैया मुरली तव गोपाल ही भावती। देखिए लिख दी ना गोपाल पर रचना, कृष्ण पर रचना। फिर हम देखेंगे देव, कवि देव द्वारा रचित हंसी की चोट, सपना और दरबार। हंसी की भी चोट लगती है? अरे यार हंसने में तो मजा आता है, हंसी की चोट कैसे लग गई? क्या हंसी के भी कई रूप होते हैं? क्या जो मुस्कान या हंसी के पीछे भी कई कारण होते हैं? क्या हंसते सिर्फ अच्छे के लिए नहीं है, कभी कभी किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी हंसते हैं ना, किसी पर कटाक्ष या व्यंग करने के लिए भी हंसते हैं। तो देव ने क्या बताया होगा वही सब हम जानेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ रहे हैं। उनकी रचना संध्या के बाद। संध्या मतलब शाम, वेरी गुड। फिर हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी, ये भी छायावाद के आधार स्तंभ है। 4 छायावादी आधार स्तंभों के नाम याद रखिए, पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत कौन? सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद जयशंकर प्रसाद। वर्मा लाली वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा। और पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है, जाग तुझको दूर जाना, थक गया तो यही है रुक जाना, इसलिए निरंतरता के साथ बस चलते जाना है, जो राह चुनी तूने उसी राह पे चलते जाना है। नागार्जुन की बहुत ही सुंदर सी रचना है, बादल को घिरते देखा है। और जैसे ही बादल घिरेंगे तो बरसात होगी, बरसात होंगे तो प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता छा जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रीकांत वर्मा जी की रचना हस्तक्षेप। क्या होता है हस्तक्षेप का अर्थ? इंटरफेयर। कहते हो ना भाई हमारे बीच में तुम इंटरफेयर मत करो। हाँ, जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरे को हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? समझ गए अर्थ? तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद धूमिल द्वारा रचित घर में वापसी, ये हमारी रचना है, बहुत ही सुंदर। फिर हम चलते हैं हमारी पाठ्यपुस्तिका, पूरक पाठ्यपुस्तिका अंतराल के पाठों पर, जो है मकबूल फिदा हुसैन जी की हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। वाओ। फिर बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, रानीपुर बाजार, ये सब
इसी में है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा और दिशाहारा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। सब कुछ जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे। आपको कुछ भी, कोई भी पार्ट, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, पूरक पुस्तिका की कहानी हो, सब कुछ बड़े ही आसानी से आपको समझ में आएगी। और एक हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब आप सोच जरूर रहे होंगे कि अब अंतराल और एक और बुक। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि इसमें आपके, हमारे सबके दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। बिल्कुल, आप क्लास 11th और क्लास 12th में यही बुक पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी है कि चाहे तो आप कोर पढ़ते हो, ठीक है, 11th या 12th में आप हिंदी कोर या आधार पढ़ते हो, या फिर 11th में आगे जाकर आप 12th करेंगे, या फिर आप 11th में इलेक्टिव या ऐच्छिक पढ़ते हो, फिर भी आपको यही बुक पढ़ना है। इस बुक से ही आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, देखिए। सबसे पहले यदि हम बात करें, ध्यान से देखना बेटा, यहां सब कुछ लिखा है कि कौन से टॉपिक्स किसके लिए हैं, तो आपको तो पता है ना। यहां पर मैं आप दोनों के लिए बता रही हूं, चाहे आप आधार पढ़ते हो या आप ऐच्छिक पढ़ते हो, ये मेरे लिए दो चीजें हैं ना। लेकिन आप तो ऐच्छिक पढ़ रहे होंगे या फिर आधार पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में या दिल में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यदि हम देखें जनसंचार माध्यम और लेखन, तो इसमें इकाई 1 में है 2 चैप्टर्स। कौन कौन सा? एक है जनसंचार माध्यम, जो कि रहेगा आधार और ऐच्छिक, मतलब कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए। दूसरा हमारा चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम। जी हाँ, ये भी आपका आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो आप चाहे कोर पढ़ते हो या आप इलेक्टिव पढ़ते हो, आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं, इकाई 1 के पहला और दूसरा। यदि हम बात करें इकाई 2 की, तो तीसरा और चौथा जो चैप्टर है, जिसमें डायरी लिखने की कला है और कथा पटकथा है, तो ये भी आप दोनों को पढ़ना है। आप चाहे तो आधार या इसको कोर कहते हैं, चाहे तो आप ऐच्छिक जिसको इलेक्टिव कहते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं आप दोनों के लिए ये पढ़ना है। कथा और पटकथा भी आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए, ठीक है। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। डायरी लिखने की कला, बहुत से बच्चे अभी भी डायरी लिखते हैं। मुझे बताना कि आप में से कौन कौन डायरी लिखते हैं, जिसको डेली डायरी को क्या कहते हैं? दैनंदिनी, मतलब दिन प्रतिदिन हम कुछ कुछ खास बातों को उसमें शामिल करते हैं और वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन जाती है, क्योंकि जो बात हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते हैं वो हम अपनी डायरी के साथ साझा करते हैं। अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, सारी बातें हम डायरी में लिखते हैं। तो डायरी लिखने की कला या आर्ट ऑफ डायरी लेखन, इसमें हम पढ़ेंगे कथा और पटकथा। अब कथा और पटकथा में क्या अंतर होगा? कथा मतलब कहानी, पटकथा मतलब पर्दे पर आने वाली कहानी, तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद यदि हम चलें इकाई 3 की तरफ, ठीक है, इकाई 1 और इकाई 2 कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए है। इकाई 3 की यदि हम बात करें तो कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, ये भी आपके आधार और ऐच्छिक के लिए है। स्ववृत्त लेखन, बायोडाटा, ठीक है, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये भी आपका आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 7 कोश 1 परिचय, आधार पाठ्यक्रम के लिए है। तो इतना ध्यान रखें कि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम में टोटल कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर्स हैं? देखें हम कि टोटल है हमारे 7 चैप्टर्स, ठीक है। 7 चैप्टर्स में से 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आप दोनों कोर्स वालों को पढ़ना है। सिर्फ 7वां जो पार्ट है वही आपको आधार वालों को पढ़ना है। समझ में आया समझ में? बस, तो इसमें डाउट नहीं होंगे आपको, मजा आने वाला है। तो टोटल हमारी कितनी बुक्स हो गई? कितनी? एक है हमारी अंतरा, दूसरी है अंतराल और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। सबसे अच्छी बात कि जब आप 12th में आएंगे तब भी आपका ये बुक अभिव्यक्ति और माध्यम साथ देने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पढ़ेंगे बड़े मजे के साथ तीनों बुक्स को। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, बहुत रोचक अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।